नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। इसका जो हमारा सेशन होगा वो पार्लियामेंट के ऊपर टोटल बेस्ड होगा, क्योंकि पर अब जो पार्लियामेंट है वो एक बिग टॉपिक है, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। क्योंकि भाग 5 में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक के पूरे आर्टिकल्स हैं और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं और इससे प्रश्न भी निश्चित तौर पर 2 या 3 के आसपास पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज केवल हम पार्लियामेंट के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जो एनसीईआरटी के फैक्ट हैं वो तो यहाँ पे लिखे ही हुए हैं, बाकी इससे भी और जो अनदर फैक्ट हो सकते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस लेवल का डिस्कशन यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। देखिए, पार्लियामेंट सबसे पहले अगर हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करें तो पार्लियामेंट का मतलब अगर हम ये कहें कि पार्लियामेंट बनती कैसे है, तो इसके जो होते हैं 3 पिलर होते हैं या 3 अंग होते हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा हो गया क्या राज्यसभा जिसको कि हम उच्च सदन कहते हैं, और तीसरा हो गया लोकसभा जिसको कि हम निम्न सदन या लोगों का जो प्रतिनिधित्व करता है ऐसा सदन, या इसी को हम लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट के 3 बेसिक अंग हो गए। देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में हमने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर रखा है। आज यहाँ पे हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 लाइनर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे कि जो प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो इसके बाद फिर जो चीज़ें और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि जो पार्लियामेंट के सेशन होते हैं वो सेशन ऑफ पार्लियामेंट आप कह सकते हैं। उसके बाद फिर जो हाउस होता है उसकी कार्रवाई यानी सदन की कार्रवाई के बारे में डिटेल देखेंगे। उसके बाद जो साधारण विधायी प्रक्रिया होती है किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए वो कैसे कैसे होती है उसके बारे में भी थोड़ा डिटेल करेंगे। फिर उसके बाद हम जॉइंट सेशन के बारे में देखेंगे कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो क्या होता है। उसके बाद फिर हम फाइनेंस बिल के बारे में देखेंगे यानी जो वित्त विधेयक होते हैं। उसके बाद फिर मनी बिल के बारे में। देखिए, मनी बिल फाइनेंस बिल में बहुत अंतर होता है, दोनों के आर्टिकल ही अलग अलग हैं, तो अभी इनके बारे में आगे हम देखेंगे। इसके बाद फिर जो बजटीय प्रक्रिया होती है उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे कि बजटीय प्रक्रिया फाइनली क्या होती है। और देखिए, बजटीय प्रक्रिया का एक बार ऑर्डर पूछा गया है और इससे निश्चित तौर पे प्रश्न 1-2 आते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन हम यहाँ पे इसको इतने आसान वे में लेके चलेंगे कि चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। जो भी कन्फ्यूजन पहले का होगा वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगा। देखिए, बजटीय प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो बजटीय प्रक्रिया में यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं। तो बजटीय प्रक्रिया में सबसे पहले जो उसके चरण होते हैं, हाँ प्रश्न तो यहीं से पूछे गए कि उसके चरण क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो प्रेजेंटेशन होता है यानी प्रस्तुतिकरण होता है, और उसके बाद फिर जो हमारा बजट होता है उस पर सामान्य चर्चा होती है। उसके बाद फिर जो अनुदान मांगे होती हैं उस पर चर्चा होती है और मतदान होता है। उसके बाद फिर विनियोग विधेयक पारित होता है और सबसे लास्ट में वित्त विधेयक पारित होता है। तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा कि सबसे लास्ट में वित्त विधेयक पारित होता है, न कि विनियोग विधेयक। ठीक है, उसके बाद फिर जो डिफरेंट टाइप के जो ग्रांट होते हैं जैसे कि सप्लीमेंट्री ग्रांट है उसमें, उसके बाद फिर एडिशनल ग्रांट आता है, फिर एक्सेस ग्रांट आता है, फिर वोट ऑन अकाउंट आता है, फिर जो प्रत्यानुदान होता है यानी वोट ऑफ क्रेडिट होता है। उसके बाद फिर जो एक अपवादानुदान होता है वो सारे होते हैं। तो इनसे प्रश्न लास्ट जो टाइम है वो निश्चित तौर पे पूछे गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सारी चीज़ों को। देखिए, ये जो फैक्ट है ये सारे एनसीईआरटी के हैं, तो इसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं पार्लियामेंट का, जिससे चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो देखिए, प्रेसिडेंट के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो लास्ट सेशन में हम कर चुके हैं। हम यहाँ पे केवल बात कर रहे हैं राज्यसभा की और लोकसभा की। तो राज्यसभा और लोकसभा, देखिए राज्यसभा जो है एक उच्च सदन है, इसमें लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता। इसमें किसका प्रतिनिधित्व होता है, तो वो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और संघीय प्रणाली में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था क्या होती है, आवश्यक होती है। अगर आपने जो संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम पहले के सेशन हमारे देखें तो आपको ये पता होगा। ये विशेषज्ञता यानी आप ये कह सकते हैं कि विशेषज्ञ सदन के रूप में होता है और राष्ट्र हित की व्याख्या के लिए इनका मेन एक एम होता है। लोकसभा की बात करें तो ये लोअर हाउस होता है जिसको हम निम्न सदन कहते हैं, और लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व होता है और ये एक लोकप्रिय सदन है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में थोड़ी सी डिटेल और आगे करके करें तो देखिए, राज्यसभा की बात करें तो 250 सीट अभी फ़िलहाल, और उसके बाद 550 लोकसभा में, जिसमें से 250 में से 245 इलेक्ट होते हैं या वहाँ पे मेंबर होते हैं, और यहाँ पे होते हैं 543। ठीक है, 7 उसमें नहीं लिए गए, 5 इसमें नहीं लिए गए। अब 245 में से 233 जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, 12 जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं। किसके द्वारा, ये प्रेसिडेंट के द्वारा मनोनीत होते हैं।
सब्जेक्ट आप सुन लीजिए, किस किस सब्जेक्ट से मनोनीत होते हैं, तो वो विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। प्रश्न आ जाते हैं, बड़ी कन्फ्यूजन होती है इसमें। तो वो विज्ञान है, कला है, साहित्य और समाज सेवा, इन 4 जो एरियाज से लोगों को प्रेसिडेंट के थ्रू मनोनीत किया जाता है। कहाँ पे? अपर हाउस में। अगर सीटों के बंटवारे की बात करें तो 4th शेड्यूल आपने पहले सेशन में हमारे देखे हैं। और यहाँ पे संविधान में ये नहीं है, इसका जो सीटों का बंटवारा होता है वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 3 में ये सारी चीज़ें दी गई, बाकी शेड्यूल 1 में भी सब कुछ दिया गया है। निर्वाचन की बात करें तो आप समझ रहे होंगे, इसका इनडायरेक्ट होता है और लोकसभा में डायरेक्ट जो होता है वो इलेक्शन होता है। जनसंख्या का आधार जो है राज्यसभा में 1971 का लिया गया है और यहाँ भी 1971 का लिया गया, और कहा गया है कि 2026 तक ये जो जनसंख्या का मतलब एक आंकड़ा है या सीटों का जो निर्धारण है वो वही रहेगा, उससे आगे नहीं होगा, 26 में बदलेगा। इसके बाद अगर हम ये कहें कि सीमाओं का निर्धारण यानी परिसीमन, तो राज्यसभा में कोई परिसीमन नहीं हुआ, लोकसभा में 2001 में परिसीमन हुआ है। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, बेसिक फैक्ट है, इसका विघटन नहीं हो सकता। सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 जो सेवा सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लोकसभा के बारे में आप बेसिकली ये सब जानते हैं कि 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है प्रथम अधिवेशन से, और आर्टिकल 83 में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। विघटन हो सकता है आर्टिकल 85, और इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है लोकसभा का। ठीक है। अब अगर हम योग्यता की बात कर लें, देखिए योग्यता की अगर बात करें तो राज्यसभा में भारत का नागरिक हो, मिनिमम 30 ईयर की एज हो, और संसद विधि द्वारा योग्यता का ये जो एक निर्धारण है निर्धारण कर सकती है। बाकी शपथ जो है वो 3rd शेड्यूल में दिया गया है, वही प्रभुता, अखंडता और संविधान में निष्ठा, ये शपथ लेते हैं राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर। अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे एज जो है ये 25 ईयर है और राज्यसभा में 30 ईयर्स के आसपास, 30 ईयर सॉरी। उसके बाद फिर निर्वाचन की बात करें तो यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो पदेन अध्यक्ष होते हैं, और लोकसभा में आर्टिकल 93 जो होता है, लोकसभा अपने सदस्यों में से ही एक स्पीकर और उसके बाद फिर डेप्यूटी स्पीकर को चुनती है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए सबसे ज़्यादा बार चुनकर आने वाले सदस्य को लोकसभा में क्या कहा जाता है? प्रोटेम स्पीकर। 2017 या 2018 की यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा में पूछा गया है कि प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, तो सबसे ज़्यादा बार चुनकर आने वाले सदस्यों को क्या कहा जाता है? सदस्य को, उनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। प्रोटेम स्पीकर के अगर वर्क की बात करें तो नए जो लोकसभा के सदस्य आए हैं उनको ओथ दिलाना यानी शपथ दिलाना, और स्पीकर को, जो नए स्पीकर हैं उनको चुनना, ये सारा होता है। ठीक है। ये तो डिटेल हो गई बेसिक लेवल की कुछ चीज़ें। ठीक है। यहाँ पे हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिटेल पूरा एक हिसाब से डिस्कशन देख लिया कि क्या क्या हो सकता है। अब अगर और भी चीज़ें हम देख लें कि संसद के लिए जो अयोग्यता होती है वो आर्टिकल 102 में दी गई है। अब अयोग्य क्यों होता है कि मतलब जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो ये कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है? ये यूके से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है, भूलिएगा नहीं, बिल्कुल एकदम याद रखिएगा। देखिए विधायिका का पद कार्यपालिका का पद धारण न करे, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है। इसके बाद अगर फिर डिफेक्शन की बात करें इसमें, तो डिफेक्शन आप जानते हैं थे 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985, और 10th शेड्यूल एक नई बनानी पड़ी इसके लिए, एंटी डिफेक्शन के लिए, कि मतलब जो दल बदल हो रहे हैं इसको बदलने के इसको रोकने के लिए फिर ये एक कानून बनाना पड़ा, और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है कि जब कोई व्यक्ति स्पीकर चुन लिया जाता है तो वह अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे सकता है और उसे अयोग्य नहीं घोषित किया जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ डिफेक्शन से, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड चीज़ें थी। इसके बाद एक जो मामला है आप इसको याद कर लीजिएगा, किहोतो होलोहन, ये नाम पूछा गया है, किहोतो होलोहन वर्सेस जाचिल्लू मामले में 1992 में जो कि हुआ था। इसमें ये कहा गया था कि स्पीकर के जांच की जो न्यायिक समीक्षा है वो हो सकती है। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि 90 जो किहोतो होलोहन वर्सेस मामले में स्पीकर के जांच की न्यायिक समीक्षा हो सकती है, ये कहा गया है। तो ये बेसिक चीज़ें थी। उसके बाद ओथ की बात करें अगर शपथ की, तो 3rd शेड्यूल में दिया गया है, आर्टिकल 99 में इन सब सारी चीज़ों को डिटेल में किया गया है कि ये जो शपथ है वो 3री अनुसूची में दिया गया है, राष्ट्रपति के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। ठीक है। और संविधान में श्रद्धा, भारत की प्रभुता, अखंडता और पद पर श्रद्धा निर्वहन, ये सारी शपथ
जो संसद के सदस्य होते हैं वो लेते हैं। उसके बाद फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की बात कर रहे हैं, संसदीय विशेषाधिकार। आप आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 105, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। छूट या उन्मुक्तियाँ जो होती हैं, अब जो प्रिविलेज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो जो होता है वो व्यक्तिगत मतलब आप ये कह सकते हैं कि विशेषाधिकार होता है संसद सदस्य का, और दूसरा जो होता है वो सामूहिक विशेषाधिकार होता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर सेशन आते हैं, संसद के जो सेशन होते हैं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। एक वर्ष में कितने मतलब सेशन होंगे, खैर मूल संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन नॉर्मली 3 सेशन होते हैं, ठीक है। और मतलब ये बिल्कुल फिक्स भी है कि 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक अंतर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक वर्ष में कितने सत्र होंगे इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 85 में ये साफ साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र बुला सकता है और उनका सत्रावसान भी कर सकता है, और 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो विश्रांति काल है, यानी जो समय है, वो 6 माह से अधिक का नहीं होगा, और एक वर्ष में न्यूनतम 2 सत्र होंगे। लेकिन जो परंपरा है वो 3 सत्र की है, मैंने आपको पहले ही बताया। पहला सत्र, हाँ देख ही लीजिए यहाँ पे, तो जो पहला सत्र होता है वो जनवरी से प्रारंभ होता है, और मतलब 2017 से पहले, अभी तो फरवरी से प्रारंभ होता है, बजट सत्र जिसको हम कहते हैं। जो दूसरा जो सत्र होता है वो जुलाई से, जिसको हम मानसून सत्र कहते हैं, और जो तीसरा सत्र होता है वो नवंबर से प्रारंभ होता है, जिसको शीतकालीन सत्र कहते हैं। ये नॉर्मली 3 सत्र हैं, ये परंपरा है, ये हो रहा है। उसके बाद अगर एडजर्नमेंट की बात करें, यानी स्थगन की बात करें, तो संसद की कार्यवाही को बीच में रोक देना ही उसको क्या कहा जाता है, उसको एडजर्नमेंट कहा जाता है, यानी स्थगन कहा जाता है। तो स्थगन 2 टाइप के होते हैं। एक तो समय और तिथि बताकर घोषणा होती है कि भाई ये अभी ये स्थगित है, ये कब फिर से होगा, और दूसरा जो होता है वो मतलब अनिश्चितकालीन स्थगन होता है, जो बिना समय तिथि की घोषणा के संसद की कार्यवाही को रोक देना। उसके बाद फिर कोरम की बात कर लें। कोरम का आर्टिकल जो है वो 100 है, बिल्कुल याद रखने वाली चीज़ है कि 100 आर्टिकल में क्या है, तो वहाँ पे कोरम है, ठीक है। तो सदस्यों की वह न्यूनतम सदस्य संख्या जो कि सदन चलाने के लिए आवश्यक हो, दैट 1/10। तो 1/10 सदस्य सदन की कुल संख्या के होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर मतदान की बात करें तो ये भी आर्टिकल 100 में दिया गया है, चर्चा प्लस मतदान, जो कि साधारण बहुमत से होता है। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ की बात करें कि जो सदन की कार्यवाही है, तो सदन की कार्यवाही कैसी होती है। सदन की कार्यवाही 4 टाइप की होती है। तो पहला जो है वो सामान्य कार्यवाही है, दूसरा जो है वो विधायी कार्यवाही है, तीसरा जो है वो बजटीय कार्यवाही है, और चौथा जो है वो वित्त विधेयक है। अगर सामान्य कार्यवाही की बात करें तो 11 से लेकर 6 PM तक का होता है। और अब इसी में जो, हाँ एक चीज़ और देख लीजिए, जो क्वेश्चन आवर होता है यानी प्रश्नकाल, ये 1892 के अधिनियम से लिया गया है, और इसका जो मतलब इसमें एक टाइमिंग होता है कि 1 घंटे का होता है क्वेश्चन आवर, और वो टाइमिंग होता है 11 से लेकर 12 AM, ठीक है। क्वेश्चन आवर इसी बीच में होता है। अब इसमें 3 टाइप के, एक तो जो तारांकित टाइप के प्रश्न होते हैं, अतारांकित टाइप के प्रश्न होते हैं, अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं। उसके बाद इसी में नेक्स्ट आता है 0 आवर, जो कि 1962 से शुरू हुआ। ये भारत की खोज है, 0 आवर भारत में ही शुरू हुआ, ठीक है। तो इसमें मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं कि प्रश्न के उत्तर अगर तुरंत सदन में दिए जाएँ तो वो 0 आवर यानी शून्यकाल में वो प्रश्न उठाए जाते हैं। उसके बाद फिर एक और कार्यवाही होती है, आधे घंटे की बहस होती है, फिर 2 घंटे की बहस होती है, फिर उसके बाद फिर काम रोको प्रस्ताव या फिर स्थगन प्रस्ताव, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव होता है। उसके बाद फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ओनली लोकसभा में होता है, और इसी में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी। यहाँ पे चर्चा और मतदान होता है। अगर ये पारित हो गया तो सरकार क्या करेगी, वो रिजाइन कर देगी, यानी त्यागपत्र दे देगी। उसके बाद फिर निंदा प्रस्ताव आता है, फिर विश्वास प्रस्ताव सरकार के द्वारा जाहिर सी बात है लाया जाएगा। उसके बाद फिर मोशन ऑफ थैंक्स आता है, जो कि सरकार के द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी इसमें। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चीज़ के बारे में डिस्कस करें, जो कि ज्वाइंट सेशन आता है, तो ज्वाइंट सेशन कितने में आता है, ज्वाइंट सेशन आता है 108 में, ठीक है। तो ये ज्वाइंट सेशन के बारे में डिटेल है। इसके बाद और भी जो सारी चीज़ें हैं, वो हम धीरे धीरे अभी डिस्कस करते रहेंगे। अभी हमें जो कि फाइनेंस बिल, मनी बिल और जो बजटीय प्रक्रिया है, इन तीनों के बारे में अभी आगे और डिस्कस करें। इसमें एनसीईआरटी के फैक्ट दिए गए, उनको देख लेते हैं। जो पर्टिकुलर रिलेटेड आर्टिकल्स हैं पार्लियामेंट से, उनको देखते हैं, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि प्रश्न सीधे सीधे आर्टिकल से पूछ लिए जाते हैं कि राज्यसभा की संरचना किस आर्टिकल से बिलोंग करती है, तो दैट इज़ 80। इसको ये हम देखते हैं यहाँ पे।
और इसको याद करने की आवश्यकता नहीं, आप 3 बार 4 बार अच्छी तरीके से देखेंगे तो ऑटोमेटिक वो याद हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आर्टिकल 79 का मतलब संसद का गठन, 80 जो अनुच्छेद 80 है तो राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना है, 82 में प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, 83 में संसद के सदनों की अवधि, 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता, 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, आर्टिकल 86 में राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित तथा संदेश देने का अधिकार, आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन जिसको हम अभिभाषण कहते हैं। इसके बाद आर्टिकल 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, 89 में राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति, 90 में राज्यसभा के उपसभापति के पद की रिक्ति, त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना, 91 है सभापति के कर्तव्यों के निर्वहन अथवा सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति अथवा अन्य व्यक्ति की शक्ति, 92 में जब राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना, 93 में लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष और 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की जो पद की रिक्ति होती है या त्यागपत्र तथा पद से हटाया जाना। 95 की बात करें तो लोकसभा उपाध्यक्ष अथवा किसी अन्य व्यक्ति का लोकसभा अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन की शक्ति। आर्टिकल 96 में जब लोकसभा अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। 97 में सभापति व उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन, 97 में सभापति उपसभापति तथा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन, 98 में संसद का सचिवालय, 99 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 100 में दोनों सदनों के मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति, 101 में स्थानों का रिक्त होना, 102 में संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता, 103 में सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय और 104 में अनुच्छेद 99 के अंतर्गत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने वाले आहत न होते हुए भी अथवा निरहरित किए जाने पर भी सदन में बैठने तथा मतदान करने पर दंड। इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मनी बिल को परिभाषित किया गया है तो 110। ठीक है, यहाँ पे जो मनी बिल की बात हो रही है ये 110 में है। लोकसभा अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र होता है वो किसे सौंपता है तो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है तो वो 1971, और ये कब तक स्टेबल रहने की बात है तो वो 2026 तक की। राज्यसभा के एकांतिक शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है तो आर्टिकल 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है तो आर्टिकल 105। मैंने आपको पहले ही बताया। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अब जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष ही होगा अगर जो मेंबर है वो लोकसभा से, अगर मेंबर राज्यसभा से होगा तो जाहिर सी बात है वो 30 वर्ष होगा। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता तो राज्यसभा का। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है तो अनुच्छेद 253। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा तो 2026 तक। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं तो वो मैंने आपको सारी जो सेशन की बात है वो मैंने आपको बताया कि कितने हो सकते हैं, संविधान में क्या लिखा है और अभी मतलब कितने बुलाए जाते हैं और परंपरा किन सब चीज़ों की है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है तो किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में जब बराबर मत की स्थिति होती है तब। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं तो राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। और किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं तो वो मध्य प्रदेश है। लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को कौन मनोनीत करता है तो वो भारत के राष्ट्रपति। अब देखिए एंग्लो इंडियन को अब मनोनीत नहीं किया जाता है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से सारी चीज़ें हटा दी गई हैं। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है तो वो 25 साल 25 वर्ष।
और लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य की हैं? तो वो महाराष्ट्र में 48। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख, और जो परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो वो उन्नाव, उत्तर प्रदेश। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। इसके बाद फिर भारत की संचित निधि पर भारित व्यय कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते, ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते और पेंशन, ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किए जाएं। इसके बाद विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों से कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 25 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो वो 12। और राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त, 1980 से लेकर 1986। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक। वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जीवी मावलंकर, और ये पहले थे। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। तो भारत की संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? तो ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। धन विधेयक संसद के किस सदन में इंट्रोड्यूस किया जाता है? तो केवल लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल विधानसभा में। बजट की रूपरेखा किस विभाग के द्वारा तैयार की जाती है? तो आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा। करों और सहकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व किस निधि में जमा होता है? तो भारत की संचित निधि में, यानी कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में कब प्रस्तुत किया जाता है? तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय तो जाहिर सी बात है स्पीकर करेंगे। और लेखा अनुदान यानी वोट ऑन अकाउंट संघ सरकार को किस प्रकार की अनुमति प्रदान करता है? तो निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से निकालने के लिए धन की बात है, तो ये होता है वोट ऑन अकाउंट। देखिए 2-3 चीज़ें हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं अभी इसको। जो डिफरेंट टाइप के ग्रांट होते हैं उनके बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जो पहला अनुदान होता है उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट। ये 115(1) के ए में दिया गया है, जिसको हम अनुपूरक अनुदान कहते हैं। इसका मतलब होता है कि बजट में जो राशि थी वो अपर्याप्त हो गई है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं एडिशनल ग्रांट यानी अतिरिक्त अनुदान। ये 115(1) के ए में दिया गया है। इसका मतलब होता है कि बजट में किसी मद पर ध्यान नहीं दिया गया और वह सेवा में है, तो उसको हम एडिशनल ग्रांट के थ्रू पूरा करेंगे। तीसरे की बात करें तो वो होता है एक्सेस ग्रांट, दैट इज़ अधिक अनुदान। ये 115(1) का बी है। इसमें जब अधिक खर्च हो जाए तो अधिक अनुदान की जाहिर सी बात है ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है उसको हम कहते हैं वोट ऑन अकाउंट यानी लेखा अनुदान। आर्टिकल इसका याद रखिएगा 116 का 1A है ये एक अग्रिम अनुदान है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट होता है वोट ऑन क्रेडिट जिसको हम प्रत्यानुदान कहते हैं, 116(1) का बी है ये, ठीक है। देखिए जब मांग का स्वरूप अनिश्चित हो तो इसमें धनराशि का निर्धारण नहीं होता है, तो संसद खर्च करने की ऐसे अनुमति दे देती है। इसके बाद जो हमारा आता है उसको हम कहते हैं अपवादानुदान, एक्सेप्शनल ग्रांट, 116(1) का सी, यानी सेवा का बजट में उल्लेख नहीं है और अनुदान नहीं दिया गया है जबकि हर बार इसे दिया जाता था, तो फिर से वही एक्सेप्शनल जो ग्रांट होता है वो मांगा जाता है। तो ये कुछ पर्टिकुलर बेसिक टाइप के ग्रांटेड थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको 1 बाय 1 विद आर्टिकल इनको यहाँ पे बता दिया, चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो कॉन्फिडेंस मोशन। और भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? तो वो ड्राउडी अबॉलिशन बिल पे, जो कि हुई थी 1961 में।
इसके बाद लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, तो जाहिर सी बात है स्पीकर को। और संसद में लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। संसद राज्य सूची के किस विषय पर कानून कब बना सकती है, तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे तो संसद बना सकती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है, तो जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का गलत वर्णन देता है। इसके बाद संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है, तो 18 वर्ष। और लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो 1 घंटा। जो टाइमिंग थी वो मैंने आपको बताई। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है, तो न्यायिक समीक्षा से। और संसदीय व्यवस्था में 0 आवर किस देश की देन है, तो वो भारत की 1962 से ये स्टार्ट हुआ। और सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है, तो वो होता है क्वेश्चन आवर, प्रश्नकाल। इसके बाद फिर जो एस्टिमेट्स कमेटी होती है यानी प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है, तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा केवल। कोई भी कानूनी विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए, तो 6 महीने का। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद फिर आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं, तो बिना संसदीय स्वीकृति के व्यय कर सकते हैं। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस वाचन में होती है, तो वो द्वितीय वाचन में आम बहस होती है लोकसभा में जब कोई भी विधेयक आता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सारी चीज़ें कि जो बजटीय प्रक्रिया है उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले ही खैर बताया कि इसके जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं, वो 5 चरण होते हैं। कौन कौन से भैया, तो पहला है प्रस्तुतिकरण। पहले तो बजट जो होगा वो प्रस्तुत किया जाएगा आर्टिकल 112(1) में। इसी को कहते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो प्रस्तुत किया जाए। अब इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। इसके बाद फिर इसमें सामान्य चर्चा होती है। सामान्य चर्चा मतलब जो 3 या 4 दिन डिसाइड होते हैं वो होते हैं। उसके बाद फिर अनुदान मांगों पर चर्चा होती है और मतदान होता है। तो ये जो एक प्रोसेस है, पहला जो प्रस्तुतिकरण हो गया, दूसरे में जो सामान्य चर्चा हो गई, तीसरे में अनुदान मांगों पर चर्चा हो गई, और चौथा जो प्रोसेस होता है वो विनियोग विधेयक पारित होता है। उसके बाद फिर फाइनली वित्त विधेयक पारित होता है और उसके बाद फिर बजट पास हो जाता है। तो जो प्रस्तुतिकरण उसका आपने आर्टिकल देखा 112 का 1 है, वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही। सामान्य चर्चा मतलब वही चीज़ें कि इसमें उद्देश्य है, जो नीति है, सारी चीज़ों पर डिस्कशन होता है। 3 और 4 डेज जो उसके लिए डिसाइड होते हैं। उसके बाद फिर अनुदान मांगों पर चर्चा होती है, और अनुदान मांगों पर चर्चा केवल लोअर हाउस में होती है, यानी जो लोकसभा होता है वहाँ पे होती है, और इसके लिए 26 डेज तय किए जाते हैं। अब थोड़ी सी इसकी आगे की चीज़ देख लीजिए। देखिए लोकसभा में जब इसके लिए 26 डेज तय कर दिए जाते हैं तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो सबसे पहला स्वीकृति देगी, दूसरा जो होता है वो अस्वीकृति देगी, तीसरा जो होता है वो संशोधन कर सकती है, और चौथा जो होता है वो वृद्धि नहीं कर सकती है। तो स्वीकृति में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो सबसे पहले कुछ और प्रस्ताव आते हैं, जैसे कि कट मोशन आता है जिसको कटौती प्रस्ताव कहते हैं। अब कटौती प्रस्ताव 3 टाइप का होता है। ठीक है, तो पहला तो होता है जो पॉलिसी कट मोशन यानी नीतिगत जो कटौती प्रस्ताव होता है। दूसरा जो होता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कट मोशन यानी मित व्ययता जो कटौती प्रस्ताव होता है। और तीसरा जो होता है वो टोकन कट मोशन यानी ये सांकेतिक रूप से कट मोशन, आप कह सकते हैं कि सांकेतिक रूप से कटौती का प्रस्ताव दिया जाए। इसमें मतलब मांगी गई धनराशि में से 100 रुपया कम कर दिया जाता है, तो वो क्या कहा जाएगा, तो वो फिर टोकन कट मोशन होगा, यानी वो जो होगा वो एक कटौती प्रस्ताव होगा। तो इस तरह से जो होते हैं वो कट मोशन होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये सारी जब टोटल ओवरऑल चीज़ें हो जाती हैं तो 26वें दिन क्या होता है कि 26वें दिन समस्त मांगों को एक साथ रखते हुए गिलोटिन का प्रयोग करते मांगों को पारित किया जाता है। गिलोटिन का मतलब होता है कि मतलब जो भी चीज़ें बची हुई हैं जो पास नहीं हो पाई उनको एक साथ रख के और चीज़ों को पास किया जाए। एक बार गिलोटिन वर्ड पूछा गया है कि क्या होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये होता है कि समस्त मांगों को एक साथ रखते हुए उनको पारित करना, तो ये होता है गिलोटिन। तो ये 26 दिन में सारी चीज़ें हो जाती हैं और अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान सब कुछ हो जाता है। उसके बाद फिर फाइनली आता है विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है। ये जो होता है आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक पारित होता है, यानी सरकार को संचित निधि में से धन निकालने का अधिकार मिल जाता है। उसके बाद फिर फाइनली वित्त विधेयक पारित होता है और यहाँ पे नॉर्मली जैसे साधारण विधेयक की भांति उसको पारित किया जाता है। तो ये पूरा डिटेल था कि बजटीय प्रक्रिया कितने चरण में होती है और उनके बीच में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई यहाँ पे।
तो ये हो गया। लोकसभा में विधेयक पर आम बहस किस दिन होती है? तो जाहिर सी बात है जो द्वितीय वाचन होता है वहाँ पे होती है। तो द्वितीय वाचन का मतलब जो सामान्य चर्चा होती है वहाँ पे इसमें सारी चीज़ें होती हैं। कट मोशन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो क्लोजर मोशन यानी समापन प्रस्ताव के भी नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने अवधि तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। उसके बाद लोकसभा तथा राज्यसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो वो एस्टीमेट कमेटी में कोई भी मेंबर जो होता है वो राज्यसभा का नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए सदन कोई भी कानून बना सकती है? तो बिना किसी राज्य की सहमति से। और भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो वो जो पर्टिकुलर संसदीय समितियां होती हैं उनके माध्यम से वो प्रशासन पर मतलब एक नियंत्रण रखती है। अब जाहिर सी बात है कि संसदीय समितियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कितने टाइप की होती हैं? तो जो संसदीय समितियां होती हैं वो 3 होती हैं, मेनली 3 होती हैं, बाकी होती तो बहुत सारी हैं। तो पहली जो होती है वो लोक लेखा समिति, जिसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ठीक है। इसके बाद फिर होती है एक जिसको हम अनुमान समिति कहते हैं या प्राक्कलन समिति कहते हैं या मित्त व्ययता समिति, आप जो भी नाम से इसको कहते हैं। सबसे बड़ी समिति होती है, इसमें 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं। इसके बाद फिर तीसरी जो होती है वो लोक उपक्रम समिति होती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं और इसमें 15-7 का वही रेशियो होता है, जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में 15-7 होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। तो ये 3 जो होती हैं मेनली वित्तीय समितियां होती हैं, संसदीय समितियां। इनके माध्यम से जो भारतीय संसद है ये अपना जो प्रशासन पर नियंत्रण रखती है, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में आप याद रखिएगा। इनसे मेंबर के बारे में पूछा जाता है, सबसे बड़ी कौन सी है ये पूछा जाता है। और प्राक्कलन जो समिति है इसके बारे में अच्छी तरीके से कई बार प्रश्न पूछा गया है, कितने मेंबर लोकसभा से, कितने मेंबर राज्यसभा से, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखिए। इसके बाद फिर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड मनी बिल। तो ऑर्डिनरी बिल क्या होता है एंड मनी बिल क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो जो ऑर्डिनरी बिल की बात हो रही है, इसे लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी प्रस्तावित किया जा सकता है। इसे मंत्री अथवा गैर सरकारी सदस्य दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे सदन में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है और इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा में अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है राज्यसभा और इसे राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों सदनों की असहमति की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? ज्वाइंट सेशन बुला लेता है और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? जाहिर सी बात है स्पीकर करता है और इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है यदि इसे किसी मंत्री ने प्रस्तुत किया हो तो। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, सेकंड टाइम फिर राष्ट्रपति को वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं मनी बिल, यानी जो धन विधेयक होता है वो क्या होता है। तो इसे केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, इसे केवल सरकार के किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और राष्ट्रपति की संस्तुति के पूर्व ही इसे पुनः स्थापित किया जा सकता है। राज्यसभा द्वारा संशोधित या स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा 14 दिनों से ज़्यादा इसको रोक नहीं सकती है और इसे लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा मनी बिल के रूप में प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है और केवल लोकसभा अध्यक्ष ही ये कर सकता है और कोई नहीं। इसमें दोनों सदनों के बीच असहमति का कोई अवसर ही नहीं होता, इसलिए ज्वाइंट सेशन का कोई प्रावधान नहीं होता मनी बिल में। इसे केवल लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और यह विधेयक लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को क्या रिजाइन करना पड़ेगा, यानी त्यागपत्र देना पड़ेगा। इसे राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत किया जा सकता है परंतु पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। सामान्यतः स्वीकृति ही दी जाती है। इसके बाद फिर जो नया संसद भवन बना इसके बारे में डिटेल हम देख लेते हैं। तो 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र कितना है? तो 64,500 वर्ग मीटर है। इसके 3 द्वार हैं, मुख्य 3 द्वार, तो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 और लोकसभा में 888 है। संयुक्त अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है और लोकसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर
तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिटेल थी जो नया संसद भवन बना है उसके बारे में। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि देख लेते हैं। तो यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित न हो तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देगा और संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक मुद्दों पर बहस करना है। संसद विधानसभा के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाएगी जब वह सदन को सूचित किए बिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है। वर्तमान में राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 225 सदस्य राज्यों से और 8 जो हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से चुनकर आते हैं तथा 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद का अनुमोदन अनिवार्य है और राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। संसद में सरकारी विधेयक मंत्री द्वारा, जबकि गैर सरकारी विधेयक जो होता है मंत्री के अतिरिक्त किसी भी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा जो है एक परमानेंट सदन है क्योंकि इसे विघटित या समाप्त नहीं किया जा सकता और लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा सम्मिलित होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 होती है। भारत में लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों में से कोई भी एक चयनित किया जाता है और यदि लोकसभा को सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही उसे पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक तथा वित्त विधेयक दोनों संबंध में हो सकती है। इसके बाद है संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य शासन की वित्तीय लेखा एवं विनिमय तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण करना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने पार्लियामेंट के बारे में पूरी डिटेल डिस्कस करने की कोशिश की जो कि जिनसे कि लास्ट ईयर के प्रश्न पूछे गए हैं और जो ये एनसीईआरटी के फैक्ट थे वो सारी चीज़ें। देखिए पार्लियामेंट में अगर आप इतना सब तैयार कर लेते हैं तो चीज़ें मतलब जो भी प्रश्न आएंगे वो लगभग आपके हो जाएंगे, इससे ज़्यादा फिर कभी पूछे जाने की संभावना नहीं है। अगर एक बार मैं समरी कर दूं इन सभी चीज़ों की, तो पहला तो आप संसद के बारे में जब भी पढ़ना शुरू करेंगे तो ये 3 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे इसको कि प्रेसिडेंट, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा, सारी चीज़ें इनके बारे में और प्रेसिडेंट के बारे में आप अच्छी तरह करिए। उसके बाद फिर आ जाइए आप सेशन ऑफ पार्लियामेंट, कितने टाइप के सेशन, किस आर्टिकल में क्या क्या है। उसके बाद फिर सदन की कार्यवाही के बारे में सारी डिटेल देख लीजिए कि सदन में कौन कौन सी कार्यवाही होती है, क्या होता है। उसके बाद फिर ज्वाइंट सेशन के ऊपर आ जाइए, ज्वाइंट सेशन किसका किसका हो सकता है, किस बिल पे होता है ज्वाइंट सेशन और किस बिल पे नहीं होता है। उसके बाद फिर आप फिनांस बिल को देख लीजिए, फिनांस बिल क्या होता है, किस आर्टिकल में आता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पास की जा सकती हैं। उसके बाद फिर आएगा आपका जो मनी बिल होता है, मनी बिल किस आर्टिकल में आता है और लोकसभा अध्यक्ष से इसका रिलेशन कैसा है, राज्यसभा इसके बारे में कौन सा जो मतलब उनका तो राज्यसभा इसके बारे में क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है। उसके बाद फिर आप लास्ट में इसके देख लीजिए कि जो बजटीय प्रक्रिया है वो क्या होती है। बजटीय प्रक्रिया 5 टाइप की होती है कि पहला तो जो प्रस्तुतिकरण होता है, उसके बाद फिर सामान्य जो चर्चा होती है, तीसरा अनुदान मांगों पर चर्चा होती है, चौथा जो होता है वो वित्तीय विधेयक पारित होता है और चौथा जो होता है वो विनियोग विधेयक पारित होता है और सबसे लास्ट में वित्त विधेयक पारित होता है। तो इतना अगर आप पार्लियामेंट में चीज़ों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो प्रश्न इधर उधर से आएंगे तो आपके सारे हो जाएंगे, उसमें छूटने वाली कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी निश्चित तौर पर ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पॉलिटी के, तब तक के लिए थैंक यू।